हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपके YouTube चैनल माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भीम सर। आप पढ़ेंगे बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर 11th। तो हम अपना सिलेबस, अपना सब्जेक्ट पढ़ने से पहले कुछ आपसे बात करना चाहेंगे। ठीक है, देखिए बायोलॉजी क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, सभी चीज़ हमको जानकारी होनी चाहिए। तो बायोलॉजी पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, आपने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो बायोलॉजी की क्या स्कोप है या इंटरेस्ट किस विषय में है। अगर इंटरेस्ट है, इस पर आप बेट करेंगे, अच्छा करेंगे, तो बिल्कुल श्योर है आप जरूर पढ़िए। और आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर बायोलॉजी है, स्कोप है, बहुत सारा स्कोप है। इसको आप पढ़ेंगे तो मेडिकल क्षेत्र में, पैरामेडिकल क्षेत्र में जा सकते हैं। तो ये अलग टॉपिक है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो हम पढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस सत्र में 2020 और 21 के सत्र में आपका जो सिलेबस है 30% बोर्ड द्वारा कम किया गया है। कितना? 30% सिलेबस आपका कम किया गया है, बोर्ड ने कम किया है। तो अब हमें ये समझना होगा कि कम क्यों किया गया है। क्योंकि आपका जो पठन पाठन है वो बहुत देर से शुरू हुआ, यह कह सकते हैं कि समय से शुरू नहीं हो पाया, सुचारू रूप से शुरू नहीं हो पाया। आपका इधर रिजल्ट भी कुछ डिले हुआ। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी का प्रकोप से, ठीक है, ये आपका जो पठन पाठन है कार्य बाधित हुआ, जिससे बहुत सारा बच्चों का नुकसान भी हुआ। तो इसकी भरपाई करने के लिए आपके लिए YouTube पे ऑनलाइन क्लासेस, माइंड ब्लोइंग क्लासेस आपके लिए उपलब्ध करा रहा है। तो हम अपना सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये कहेंगे कि आपने, अगर आपका क्या सिलेबस है, अब क्या पढ़ना है, कौन से टॉपिक नहीं पढ़ना है, ये चीज़ आप पहले जानिए। इसके पहले भी हमने आपको वीडियो एक क्लास बना के दी सिलेबस की, न्यू सिलेबस, यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस है करके देखेंगे, तो इसी चैनल पर पड़ी हुई वीडियो देखेंगे। क्योंकि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, आपके ऊपर भार ज़्यादा ना हो और आप अच्छे से अच्छा पढ़ भी ले जाएं। ठीक है, तो क्या करेंगे आप तो अब भी इस क्लास को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या देखेंगे, अपना सिलेबस जानेंगे। उसको नोट कर सकते हैं आप, ठीक है, या PDF डाउनलोड कर सकते हैं upmsp.gov.in पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लास 11 डायल करेंगे, टच करेंगे तो उस पर आ जाएंगे सभी सब्जेक्ट। आप देख लीजिए, क्योंकि आपको जो जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सभी देख लीजिए कि हमें क्या पढ़ना है। ठीक, ये हुई सिलेबस की बात। सिलेबस के बाद हम जो पढ़ेंगे, आशा है, उम्मीद भी यही करेंगे कि जो हम पढ़ाएंगे आपको अवश्य समझ में आएगा। ठीक है, तो जो हमारा पहला टॉपिक होगा, यूनिट होगी, चैप्टर होगा, ठीक है, इसके पहले हम पढ़ा रहे थे, तो देख लीजिए, जो हमारा पहला यूनिट है सजीव जगत की विविधता, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड। इसके अंतर्गत, इससे जो आपका जो क्वेश्चन पेपर आपका बनेगा 70 नंबर का, ठीक है, 70 नंबर का, उसमें से इसमें 7 नंबर, इस इकाई से 7 नंबर का पूछा जाएगा। भारांक कह सकते हैं, जो भारांक किस पे बनेगा, 7 नंबर का बनेगा। ठीक, तो क्योंकि और आपका इस समय वर्तमान से क्या हो रहा है, इस सिंगल पेपर ही हो रहा है, तो 70 नंबर का एक ही पेपर होना है आपका। इसके बाद जो इसमें से आपका पहला चैप्टर आएगा, क्या है इसका नाम, सजीव जगत। ठीक है, क्या, सजीव जगत, लिविंग वर्ल्ड। ठीक, तो हम शुरू करते हैं।
सजीव जगत की विविधता क्या है? तो संसार में क्या है? असंख्य जीव है, जिसमें सूक्ष्म जीव माइकोप्लाज्मा से लेकर ब्लू व्हेल तक के जंतु पाए जाते हैं। संसार में माइकोप्लाज्मा से लेके ब्लू व्हेल तक के जंतु पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। इसी सभी जीव अपनी अनुकूलता के अनुसार क्या होते हैं? अपने आवास, ठीक है, जल, स्थल एवं खुले वायुमंडल में रहते हैं। इन सभी जीवों में अनेक प्रकार की विविधता देखने को मिलती है, जैसे मछलियों का तैरना, सर्पों का रेंगना, मनुष्यों का चलना, पक्षियों का उड़ना आदि। क्या है ये? विविधता है। रहते सभी सभी संसार में, लेकिन सभी की आदतें क्या है, सभी के कार्य क्या है, अलग अलग है। तो ऐसा क्यों है? विविधता क्यों है? ये हमें क्या बायोलॉजी बताएगी। ठीक, तो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों में पाई जाने वाली यह विविधता जीवन के संबंध में जिज्ञासा उत्पन्न करती है, मतलब जानने का क्यों विविधता है। हमने बताया ना आपको कि यही बायोलॉजी हमें बताएगी क्यों विविधता है इतनी, हमें क्यों इसके बारे में जानना है। ठीक है, लेकिन हम इस पे जानेंगे। हाँ, इसके पहले हमने आपको एक टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी पढ़ा चुके हैं, वो भी चैनल पे है, देख लेंगे। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, ठीक है, तो वो पढ़ा चुके हैं। अभी हम चैप्टर में शुरुआत करेंगे, जो भी इसमें टॉपिक आएंगे उनको हम कवर कर लेंगे। ठीक है, अब जीव जगत जो होता है, जीव जगत में क्या होते हैं? सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं। कैसी हैं? सजीव और निर्जीव दोनों प्रकार की वस्तुएं उपस्थित हैं, जिनका निर्माण तत्वों से होता है। किससे होता है? तत्वों से। और जो तत्वों का शरीर है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से होता है, जिसमें मुख्यतः भाग कार्बन लेता है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन उपस्थिति होता है, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, ये उपस्थिति होती है। इसके बाद सजीवों का प्रमुख लक्षण क्या है? उनमें क्या उपस्थिति होती है? जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य ही उपस्थिति ही हमें बता देती है कि वो क्या है? प्रोटोप्लाज्म। इसे क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य की उपस्थिति, किसी जीव में जीव द्रव्य की उपस्थिति ही बता देती है कि वो जीव कैसा, सजीव है निर्जीव। अगर जीव द्रव्य उपस्थित है तो वो जीव सजीव है। ठीक, ये हुआ बात। इसके बाद जीव द्रव्य क्या है? एक जटिल क्रिस्टलीय कोलाइडी सजीव द्रव्य है। ठीक है, जीव द्रव्य आगे हम पढ़ेंगे, जो कोशिका पढ़ते हैं तो कोशिका बाकायदे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य है क्या। जीव द्रव्य को जीवन की आधार इकाई क्यों माना गया है। ठीक, अब अगर हम बात कर ले, जीव द्रव्य में सभी जैविक क्रियाएं होती हैं, इसलिए कह सकते हैं कि यह सजीवों के वास्तविक जीवित पदार्थ हैं। इसी कारण से इसे हक्सले वैज्ञानिक थे, इसीलिए इन्होंने कहा था जीवन का भौतिक आधार किसे कहा था? जीव द्रव्य को कहा था। ठीक, क्लियर हो पॉइंट? तो इसमें कुछ लिखना चाहेंगे? आगे लिख लेते हैं बाद में। ठीक है, हो गया। इसके बाद अब हम हेडिंग डाल लेंगे सजीव जगत। चैप्टर का नाम पढ़ा हुआ है, नहीं डालते। इसके बाद हम सजीव जगत अपने चैप्टर पे आते हैं। सजीव जगत के बारे में पढ़ना, चैप्टर फर्स्ट डालेंगे। सजीव जगत, सजीव मतलब जीवन, जिसमें जीवन है वही सजीव है। कुर्सी मेज में जीव है नहीं है, तो ये क्या, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। किनके बारे में पढ़ेंगे? जिनमें जीवन है, जिनमें जीवन है वही तो सजीव होंगे। तो जीवन क्या है? तो पॉइंट हेडिंग डालेंगे जीवन को जीवन क्या है? तो जीवन की कोई सुनिश्चित परिभाषा नहीं दी जा सकती है। यह क्या है? अमूर्त है। कोई किसी से पूछ लो जीवन क्या है तो क्या बताएगा? कोई कहेगा हम जिंदा रहने देते हैं तो वही हमारा जीवन है, हमें जीने की इच्छा होती वही हमारा जीवन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ कौन सा? जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य
कि जैविक दशा ही जीवन है। यह जीवन वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है। देखिए ऐसा भी है, क्योंकि इसका एक क्या कर सकते हैं, सही से इसकी डिफिनीशन नहीं बता सकते जीवन क्या है। क्या है जीवन? हम जिंदा यही जीवन है? नहीं। तो साइंटिफिक भाषा में भी आपको बहुत सस्पेंस मिलेगा। कुछ शब्द होंगे, शब्दावली होंगी, कुछ उसके होंगे कि शायद वो आपको ना समझ में आए, लेकिन बायोलॉजी समझने के लिए आपको सीधा सीधा जो भी समझना है किस पे समझेंगे? प्रैक्टिकल पे समझेंगे। बिल्कुल बहुत आसान तरीके से आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो जीवन क्या है? तो जीवन क्या है? जिसमें जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य क्या है? जैविक दशा ही जीवन है। जीव द्रव्य की जैविक दशा ही क्या है? जीवन है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, लाइन लिख लेंगे। देखिए, हम केवल यह कह सकते हैं, हम केवल यह कह सकते हैं कि संगठित पदार्थ ब्रैकेट में लिखेंगे जीव द्रव्य, संगठित पदार्थ जीव द्रव्य की जैविक दशा ही जीवन है। जैविक दशा ही जीवन है। या मतलब इसकी दूसरी भाषा होगी, या जीवन वह शब्द है, जीवन वह शब्द है जो सजीवों को निर्जीवों से पृथक करता है। समझ में आया? कि जो सजीव निर्जीव से क्या कर दे? आपको पृथक कर दे, अलग कर दे, वही क्या है? जीवन। आप और हम अगर कुर्सी की तरह पड़े रहें तो क्या जीवन है? नहीं। चल फिर ना पाए, मतलब कुछ क्रिया ही ना हो तो क्या जीवन होगा? नहीं। सभी जीवों की बात हो रही है यहाँ पे, केवल मनुष्य की बात नहीं हो रही। तो सभी जीवों में जीवन क्या है? तो जीवन क्या है? जब किसी दशा की उसकी जो संगठित पदार्थ है उसमें जीवन पाया जाता है। इसी को, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो निर्जीवों से हमें पृथक करती है, यही जीवन है। क्लियर हो पाई? इसके बाद अगली पॉइंट हेडिंग आती है सजीव क्या है। सजीव क्या? लिविंग। ठीक, सजीव क्या है? अब सजीव क्या है तो इसमें लिख लेंगे वे वस्तुएं, समझ में आ जाएगा, लिखेंगे तो समझ में आ जाएगा। वे वस्तुएं जो वृद्धि कामा विकास कामा प्रतिक्रिया तथा जीवन के दूसरे लक्षण प्रदर्शित करते हैं, सजीव कहलाते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, जिनमें जीवन होगा वही क्या है? सजीव है। मतलब एक दूसरे से क्या हुआ? जुड़े हुए पार्ट है। वह सिंपल सी बात है, जो भी जीव या कोई वस्तु कह सकते हैं, जो वस्तु जिसमें वृद्धि हो, ठीक है, विकास हो, प्रतिक्रिया दे सके और जीवन के उसके दूसरे लक्षण दिखाई पड़े, जीव द्रव्य हो, श्वसन क्रिया करे, पाचन क्रिया करे, उत्सर्जन क्रिया करे, सभी क्या है? वो क्या है? वो वस्तु क्या है? सजीव है। लेकिन जैसे ही पता चलता है ये सजीव है तो उसका क्या होता है? वस्तु से उसका नाम क्या बदल जाता है? जीव हो जाता है। ये बात समझ में आई? ठीक है, दो वस्तुएं पड़ी हुई हैं, एक में एग्जाम्पल आपको समझा देते हैं।
दो वस्तुएं पड़ी हुई हैं, एक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है, उसका प्रतिक्रिया दे रहा है, और जीवन के दूसरे लक्षण उसमें दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, उसमें श्वसन क्रिया हो रही है, उत्सर्जन क्रिया हो जाएगी, पाचन क्रिया हो रही है। ठीक है, तो क्या है, वो वस्तु क्या हो जाएगी, जीव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीव। और जिसमें दूसरी वस्तु जो है वो वैसी की वैसी ही है, वैसी की वैसी ही है, तो क्या रहेगी, वस्तु ही रहेगी, वस्तु रहेगी। या कह सकते हैं कि जिनमें ये क्रियाएं नहीं हुई हैं, जिनमें ये क्रियाएं नहीं हुई हैं वो क्या होंगी, वस्तु होंगी, या उसे निर्जीव की संज्ञा दे सकते हैं। ठीक, समझा गया। चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा है अब सजीवों के लक्षण क्या है। ठीक है, फिर डालेंगे सजीवों के लक्षण। ठीक, सजीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टर लिखेंगे पूरा, RISTICS लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब सजीवों के लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये सजीव है या निर्जीव है, या कोई वस्तु है या सजीव जीव है। तो लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो इसी में समझाते जाएंगे, हम लोग समझते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, तो हमारे दोनों कार्य कंप्लीट होते रहेंगे। लिख लीजिए, सजीवों या, इसमें लिखेंगे सजीवों या जीवों को, सजीवों या जीवों को निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर निर्जीवों से पृथक किया गया है या पृथक किया जा सकता है। निर्जीवों से पृथक किया जा सकता है। ठीक, ये टॉपिक पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो रिवाइज कर लेंगे तो अच्छा होगा। ठीक, इसमें पहली हेडिंग होगी हमारी वृद्धि, पॉइंट हेडिंग ग्रोथ। ठीक है, वृद्धि, ग्रोथ महत्वपूर्ण पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। सजीवों के लक्षण में ग्रोथ, GROWTH लिख लीजिए। ग्रोथ क्या है, जो भी जीव होगा, आपको अभी हमने बताया था, जो जीव होगा उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, मतलब उसके आकार में, आयतन में, उसके आकृति में क्या हो, परिवर्तन हो, वही ग्रोथ है, वही वृद्धि है। ठीक है, कोई वस्तु है इतनी बड़ी है, अगर वो इतनी बड़ी रहेगी तो उसमें क्या ग्रोथ हो रहा है, नहीं, वो क्या हो, अपने आकार को बदले, अपने आकार से बड़ी हो या छोटी हो, उससे उसमें परिवर्तन आए, आकृति में उसके परिवर्तन आए, वही क्या है, ग्रोथ है। ठीक है, सरल भाषा में तो आप लिख लेंगे, जीवों के भार कामा आकार एवं संख्या में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। ठीक, अब लिख लेंगे इसी में, बहुकोश की जीव
कोशिका विभाजन द्वारा, ठीक है, कोशिका विभाजन द्वारा। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कोशिका विभाजन क्या होता है, 9th वगैरह में है चैप्टर, ठीक है। कोशिका विभाजन क्या होता है, एक कोशिका से 2 कोशिका बन जाती हैं, 2 से 4, ठीक है, जिससे क्या होता है, उसमें क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। इसी कारण क्या होती है, वृद्धि होती है। लिख लेंगे, बहुकोशिकीय जीव कोशिका विभाजन द्वारा वृद्धि करते हैं, ठीक। अगर हाँ, अब देखिए सजीव में तो लक्षण हो गया, लेकिन निर्जीव की बात कर ले तो निर्जीव में क्या वृद्धि हो सकती है, आप लोग सोचिए। अगर भार वृद्धि, भार की बात हो रही है यहाँ पे, ग्रोथ की नहीं, वृद्धि की नहीं, भार की। अगर भार में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, भार में वृद्धि हो रही है, तो क्या है, निर्जीवों के भार में भी वृद्धि हो सकती है, या होती भी है। जैसे पर्वत, गोलास, रेत के टीले, क्या होती है, इनमें वृद्धि होती है। लेकिन यह वृद्धि क्या है, बाह्य वृद्धि है, अंतः वृद्धि नहीं। आपने देखा है SST सामाजिक विज्ञान वगैरह में पढ़ा भी होगा आपने, भूगोल वगैरह में, कि क्या होता है, जो पर्वत है उनका आकार प्रतिवर्ष क्या होता है, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है, वृद्धि उनमें होती रहती है, उनका भार, वजन बढ़, भाई बड़ा होगा तो भार तो बढ़ेगा ना, लेकिन नहीं। तो क्या है, जीव हो जाएंगे, सजीव हो जाएंगे, पर्वत इसका मतलब सजीव है नहीं, ये क्या है, बाह्य वृद्धि है, ठीक है। परंतु यह वृद्धि उनकी सतह पर पदार्थों के एकत्र होने के कारण होती है, ठीक है। क्योंकि किसी रेत का टीला है, आज इतना बड़ा है, अगले साल इतना बड़ा हो जाए, या कुछ महीने बाद और बड़ा हो जाए, तो क्या होगा, सजीव हो जाएगा कि अपने आप से वृद्धि हो गई, इसमें नहीं, ये बाह्य वृद्धि है। इसमें बाहरी पदार्थ आकर इसमें क्या हुआ, ये निचले पदार्थ आकर इसमें एकत्रित हुए हैं, इसलिए इसमें वृद्धि हुई है, ठीक है। मृत जीवों में वृद्धि नहीं होती है, जो सजीव होते हैं अगर इनकी मृत होने के बाद भी इनमें वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। तो लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो इसी में लिख लेंगे, सजीव लक्षण लिख रहे तो निर्जीव में वो चीज नहीं होगी। कन्फर्म है, लिखना चाहे लिख लीजिए, कहां तक लिखा था आपने, वृद्धि करते हैं, लिख लीजिए, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, लिख लीजिए एक पॉइंट, एक लाइन लिख लेंगे, याद रहेगा आपको, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है, ठीक। इधर करते पूरा, निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती है। सेकंड पॉइंट इसका लिखेंगे हम, वृद्धि हुआ जनन, सेकंड पॉइंट हमारा होगा जनन, रिप्रोडक्शन, ठीक। जनन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, थोड़ा आराम से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है। आपकी स्पीड हम बढ़ाएंगे, आज सिलेबस के टॉपिक पर पहली क्लास है, इसलिए हम आपको आराम से पढ़ा रहे थे, आपको समझ में आता रहे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, उसका एक्सीलरेशन होता है ना, उसको बढ़ाएंगे, फिर आपको भी बढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ चलना पड़ेगा। चल पाओगे ना, जरूर कोशिश पूरी करिएगा। रिप्रोडक्शन, जनन क्या होता है, जनन या इसे प्रजनन भी कहते हैं, प्रजनन, ठीक है, जनन या प्रजनन, रिप्रोडक्शन, प्रजनन, सीधे इंग्लिश से समझ ले। देखिए, तोड़ेंगे तो री और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है, उत्पाद होता है, क्यों समझने के लिए, री मीन्स पुनः, पुनः उत्पाद, क्या हो गया, जनन। मिल रहा है अर्थ, नहीं, लेकिन अर्थ वही है, ये अर्थ वही बता रहा है, पुनः उत्पाद। कोई जीव, आप सुनेंगे डिफिनीशन, कोई जीव अपनी संतति या अपना वंश बनाए रखने के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं, या अपनी जैसी संतानोत्पत्ति के लिए क्या करते हैं, जनन करते हैं। और यह क्रिया केवल सजीवों में होती है। समझ में आया पॉइंट,
कि अपनी संतानोत्पत्ति या अपने वंश को बनाए रखने के लिए जीव क्या करते हैं, जनन या प्रजनन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे उनके ही जैसा एक संतानोत्पत्ति होती है जो उनके वंश को बनाए रखती है। ठीक है, इस प्रकृति में उनके वंश को बनाए रखती है, इसी को क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्लियर हो पॉइंट? अब इसमें होता क्या है, जनन कई प्रकार से हो सकता है, जीवों में लैंगिक अलैंगिक जनन भी होता है, लैंगिक जनन भी होता है। ठीक है, ये जब हम रिप्रोडक्शन पॉइंट पढ़ेंगे तो वहां पे इस पे डिटेल करेंगे। अभी क्यों क्या पढ़ रहे हैं, सजीवों में क्या लक्षण होते हैं, सजीवों क्या लक्षण होते हैं, तो लिख लीजिए, इसमें जनन में लिख लीजिए। पृथ्वी पर उपस्थित, समझ में आ गया ना? ना समझ में आया कमेंट करिएगा तुरंत, अगली क्लास में आपको प्रीवियस क्लास का चर्चा कर दी जाएगी। लिख लीजिए, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीव अपनी वंशता को बनाए रखने के लिए, अपनी वंशता को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में, इसी में लिख लेंगे, थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा आपके लिए। बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ, बहुकोशिकीय जीवों में जनन का अर्थ अपनी संतति उत्पन्न करना है, अपनी संतति उत्पन्न करना है। जिसके लक्षण उनके जनक से मिलते हैं। ठीक, समझ में आया? उनके लक्षण किससे मिलते हैं, उनके जनक मीन्स पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स से उनके लक्षण मिलते हैं, तभी तो उनके जैसा होगा। वो जो संतानोत्पत्ति होती है तभी तो उसका जो जीव है, क्रम है, वो तभी तो बना रहेगा ना। इसी में चाहे लाइन छोड़ के लिखिएगा, चाहे उसी में लिख लीजिए। निर्जीव जनन करने या निर्जीव जनन करने या अपनी प्रतिलिपि, निर्जीव जनन करने या अपनी प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, ठीक। प्रतिलिपि बनाने में अक्षम है, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिए, उपापचय। उपापचय मेटाबॉलिज्म, में उपापचय क्या होता है? मेटाबॉलिज्म कहते नहीं, मेटाबॉलिज्म बढ़ाइए। तो सभी जीव क्या होते हैं, उनको अपने जीवन चलाने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। किसकी? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा की आवश्यकता होने के लिए क्या करते हैं वो? भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा? ऊर्जा मिल जाएगी। मिलती चाहिए, मिलती भी है शायद ना। तो उसमें एक क्रिया होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उपापचय, उसका पाचन करना, ठीक है। और जो इसमें भी उपापचय के भी दो भाग होते हैं, उपचय और अपचय। जो उपचय होती है क्या होती है? संश्लेषणात्मक क्रिया होती है। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं पदार्थों का निर्माण होता है। मतलब क्या करती है, जो छोटे छोटे अणु होते हैं, सरल अणु होते हैं, भोजन के तत्व, अणु का मतलब क्या है यहाँ पे? तत्व से है, उसके तत्व को क्या करती है? जटिल में कन्वर्ट करती है, जैसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। इसके विपरीत अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है, जिसमें क्या होते हैं, जो शरीर के
क्या होते हैं? जटिल अणु होते हैं, उनको टूटकर वो सरल अणुओं में विभाजित कर देती है। ठीक, तो अब बात करते हैं उपापचय क्यों जरूरी है जीवों के लिए। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा क्या होता है? जीव के कार्य करने, उसमें परिवर्तन आदि वृद्धि गति आदि क्रियाकलापों में भाग लेती है। ऊर्जा नहीं है तो क्या होगा? उनमें ग्रोथ होगा, वृद्धि होगी, क्योंकि आपको जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें से एक दूसरे से क्या हुआ है? जुड़ा हुआ टॉपिक है। ठीक है, तो सजीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। क्या कहलाती है? उपापचय कहलाती है, ये परिभाषा है इसकी। ठीक है, तो लिख लेंगे इसमें उपापचय। जीवों के शरीर में ऊर्जा को ग्रहण कर उसका उपयोग करने की क्षमता उपापचय कहलाती है। उपापचय कहलाती है। उपापचय में दो क्रियाएं, अर्थात उपचय, जिसे क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म, उपचय, तथा अपचय, कैटाबॉलिज्म। सम्मिलित होती। ठीक है, बाकी उपचय क्या होता है, अपचय क्या होता है, हमने बता दिया आपको। ठीक है, निर्जीव में लिख लेंगे, एक लाइन लिख लेंगे इसमें। निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती हैं। निर्जीव में उपापचयी क्रियाएं नहीं होती। ठीक, क्लियर हो पॉइंट? अगला एक पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, 4th पॉइंट। ठीक है, संवेदनशीलता, फिर डाल लीजिए, संवेदनशीलता लिख दें, आप लोग लिखो, हम बोल रहे हैं। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता। ठीक, लिख लीजिए, इंग्लिश लिख लीजिए। सेंसिटिविटी, एंड एडाप्टेबिलिटी। संवेदनशीलता एवं अनुकूलनशीलता क्या होती है? संवेदनशीलता मतलब समझ रहे हैं? नोट कर लीजिए, हो गया। संवेदन क्या होता है? तो सभी जीव क्या होते हैं? अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं, और यही अनुभव क्या कहलाता है? जो अनुभव करते हैं क्या, उसके बाद क्या करते हैं? प्रतिक्रिया देते हैं। यही अनुभव
क्या कहलाता है? संवेदनशीलता कहलाता है। ठीक है, अपने वातावरण में होने वाले परिवर्तन का अनुभव करते हैं और यह अनुभव क्या कहलाता है? संवेदनशीलता कहलाता है। जैसे सर्दियों में पक्षियों द्वारा अपने पंखों को खड़ा कर शरीर का फुला लेना। मानव ही एक ऐसा जीव जो स्वयं को अवगत या सचेतन है। ठीक है, अपने आप मानव भाई हर एक चीज में सक्षम है लगभग। भाई सर्द हो रहा है, कपड़े पहन लिए, रजाई ओढ़ ली, गर्मी है, पंखे चला लिया, एसी चला लिया। लेकिन जीव के पास जो पक्षी हैं, अन्य जीव, मनुष्य के छोड़कर अन्य जीव हैं, उनके पास कोई ऐसी सुविधा है क्या? एसी है उनके पास, गर्मी पड़ रही खूब, एसी है नहीं, वो तो धूप में कहीं पेड़ पौधा मिल गया उसकी छांव में वो रह रहे हैं। ठीक, तो क्या इसका मतलब वो अनुकूलता नहीं फील कर रहे हैं, सेंसिटिविटी उनमें नहीं है, वो भी संवेदनशील हैं। तो क्या करते हैं? ठंडियों में अपने पंखों को कर लेते हैं, गर्मियों में जल में या वृक्ष के नीचे, ठीक है, छांव में, ऐसे वो क्या करते हैं? अपने आप को मैनेज करते हैं। इसी क्या होते? संवेदनशीलता। अनुकूलनशीलता आपको पहले बता दिया। अनुकूल मतलब अपने इच्छा के अनुसार, अपने इच्छा के अनुसार अपने में परिवर्तन लाना अनुकूलनशीलता कहलाता है। अनुकूल मतलब समझ में आ रहा है? अनु जैसा। अब अनुकूल कैसे होगा? जैसे आपको गर्मी पसंद है तो गर्म प्रदेश में जाइए, क्या हुआ? हम अनुकूल है। लेकिन जीव क्या है? जीव भी यही करते हैं, अनुकूलनशीलता उनमें भी होती है, जो अन्य मनुष्य को छोड़कर जो अन्य जीव हैं उनमें भी यही होती है। आप देखेंगे जो जीव होते हैं, जैसे गर्म पड़ रही तो ठंडे की ओर भागते हैं, या जल की ओर भागते हैं, या छांव की ओर भागते हैं। ठंड पड़ती है तो धूप की ओर आते हैं, या ऐसे क्षेत्र में आ जाते हैं। पक्षियों को आपने देखा होगा, ठंडियों में ऐसे क्षेत्रों में आ जाती हैं जहां पे कम ठंड पड़ती है, जहां पे जैसे बर्फ पड़ रही है, हिमपात हो रहा है, वहां से वो हटकर अन्य क्षेत्र में चले जाते हैं, अनुकूलनशीलता कहते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे। लेकिन निर्जीवों में एक गुण क्या होता है? अनुपस्थित होता है, तो लिख लेंगे सभी जीव अपने चारों तरफ के वातावरण में होने वाले, चारों तरफ के वातावरण में होने वाले परिवर्तनों का अनुभव के ब्रेकर में लिख लीजिएगा संवेदनशीलता। अनुभव मतलब ही होता है संवेदनशीलता, ये कह सकते हैं, लिख लीजिए। अनुभव ब्रेकर में संवेदनशीलता कर उसके प्रति प्रतिक्रिया देते हैं या प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए। उसके प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करते हैं ना, ठीक। तथा, ये तो हो गई क्या वातावरण में, तथा लिख लेंगे। तथा जीव बाह्य वातावरण के अनुसार जीव, या लिख लीजिए सभी जीव, लिख लीजिए सभी जीव बाह्य वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालते हैं, स्वयं को ढालते हैं, स्वयं को ढालते हैं या अपनी संरचना तथा क्रियाओं में परिवर्तन, ब्रैकेट में लिख लेंगे अनुकूलनशीलता, ठीक, परिवर्तन करते हैं, ठीक।
नई लाइन से चाहे लिख लीजिए। निर्जीवों में ये गुण, निर्जीवों में ये गुण अनुपस्थित होते हैं। निर्जीवों में ये गुण अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। अनुकूलनशीलता का एक उदाहरण और है, जैसे दुश्मनों से रक्षा करना, दुश्मनों से अपनी रक्षा करना। जैसे कोई है ऐसा, बताओ? क्योंकि आपने परिभाषा क्या पढ़ी अनुकूलनशीलता की? तो क्या होते हैं? अपने आप को परिवर्तित करते हैं। परिवर्तित करने वाला चाहे रजाई ओढ़ हो, अपने एक उदाहरण अपना वाला बता दिया, मनुष्य का ये स्थिति है। लेकिन जंतुओं में शत्रुओं से बचने के लिए भी अनुकूलनशीलता होती है। जैसे गिरगिट देखा है आपने? गिरगिट क्या करता है? शत्रुओं से बचने के लिए क्या करता है? अपने शरीर का क्या करता है? रंग बदल लेता है। क्या कर लेता है? रंग बदल लेता है, रंग में परिवर्तन कर लेता है। ये क्या है? उसकी अनुकूलनशीलता है। ठीक है। अब इसके आगे बहुत सारा टॉपिक है, तो आप लोग इतना पढ़िए। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट बिना हम कुछ नहीं है, और अपने दोस्तों को पहुंचाइए। ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।